गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है आज पढ़ना? क्लास 6 चैप्टर 6 और क्या नाम है उस चैप्टर का? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इंग्लिश में क्या नाम होगा? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर का नाम है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6। ठीक है। पृथ्वी बार बार आपके चैप्टर में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, अब तक जितने भी पढ़ चुके हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। क्या है ये? पृथ्वी। पृथ्वी पूरी तरह गोल है? नहीं। क्या है? झुकी हुई है। कितनी? 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है। साथ ही पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। कुछ बातें आप रिपीट करते चलिए जिससे आपको पृथ्वी की जो क्या विशेषताएं हैं, है ना, कुछ जानकारियां हैं विशेष, वो याद हो जाएं। साथ ही पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी है। हमने ग्लोब भी जाना था। ठीक है। ग्लोब क्या था? पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म। आपने पिछली कक्षा में जाना, लास्ट क्लास जो आपने पढ़ी थी, क्या? भूमंडल। याद है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये क्या था? इस सतह, पृथ्वी की सतह थी, जिसे क्रस्ट भी कहते हैं। सतह जिसे क्रस्ट भी कहते हैं, है ना। ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह हम अभी देख रहे हैं। ये जो पृथ्वी की सतह है क्या है? हमें देखने से ही सर्कल में ही लग रही है कि समान नहीं है। ठीक है। फिर भी सर्कल कहीं ना कहीं गोल है तो लग रहा है कि ये समान है। पृथ्वी की जो सतह है चारों ओर से एक जैसी है, एक समान है, समतल है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो पृथ्वी की सतह है ये एक समान नहीं है। क्या है? एक समान नहीं। एक समान नहीं है। पृथ्वी की सतह को ही क्या कहते हैं? स्थल भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। स्थल के आगे फिर आपके ये देखिए, ये रहा स्थल रूप। स्थल के रूपों की चर्चा करनी है इस चैप्टर में। फॉर्म। तो पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है? एक समान नहीं है। तो कैसी है पृथ्वी की सतह? ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सतह है ये कैसी है? एक समान तो नहीं है, तो कैसी है? कहीं पर सतह जो है वो ऊंचा और नीचा है, या ऊंची और नीची है। कहीं पर समतल है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है। तो समान नहीं हुई ना, ये समान नहीं हुई। ये जो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की जो सतह है ऊंचा नीचा है, कहीं पर समतल है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है। जैसे मान लीजिए ये जो पृथ्वी है, ऊंचा नीचा कैसे होगा? जैसे ये ऊंचा है, फिर इस तरह से, फिर समतल हो गया। तो ये क्या है? ऊंचा है फिर नीचा हो गया। इस तरह से आप आकृति देख रहे हैं ना, कुछ ऐसी है सतह। ये आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक माध्यम है। ठीक है। चलिए, ये जो सतह हम देख रहे हैं, ऊंची नीची, कहीं समतल, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ये कैसे होती है? कैसे होती है ये होती है पृथ्वी की के अंदर दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये सतह निर्मित होती है। दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप। कौन सी वो दो प्रक्रियाएं हैं पृथ्वी के
ऊपर पृथ्वी की सतह पर इन संरचनाएं बनाने के लिए, कुछ ऊंची नीची, कुछ ऊबड़ खाबड़, कुछ समतल। पहली है आंतरिक कारण। आंतरिक कारणों से ऐसी संरचना पृथ्वी की सतह पर निर्मित होती है। और दूसरा है बाह्य कारणों से। बाह्य कारणों से, बाहरी कारणों से संरचनाएं निर्मित होती हैं। तो जो आंतरिक कारण होते हैं पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर के जो कारण हैं, आंतरिक कारण हैं, उनके कारण सतह क्या होती है, ऊपर उठ जाती है या फिर धंस जाती है। ठीक है। और जो बाह्य कारण होते हैं, वो ये बाह्य कारण, ये जो ऊपर उठी और धसी हुई संरचनाएं निर्मित होती हैं आंतरिक कारणों से, इनको क्या करते रहते हैं, समतल करते रहते हैं। एक समान करने की प्रक्रिया चलती रहती है, समतल करते रहते हैं। समतल करने के लिए क्या होगा, अपर्दन, इरोजन करते हैं और निक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं, इरोजन करते हैं और निक्षेपण, डिपोजिशन करते हैं। अब ये इरोजन क्या है और निक्षेपण क्या है। इरोजन, पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को, पृथ्वी की जो सतह है, ये पृथ्वी की सतह, ये जो सतह है, इसके टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन कहते हैं। और ये जो अपर्दन हुआ, जब ये टूटकर घिस जाएगा तो कहीं तो जाएगा ना, और जहाँ कहीं भी ये जाता है, डिपॉजिट होता है, एकत्रित होता है, वो क्या हो जाता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, एकत्रित होना। ये जो घिसे हुए भाग हैं वहाँ से घिस कर कहीं और चले गए हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे जहाँ भी गए हैं। और एकत्रित होने से निक्षेपण, जिसे हम कहते हैं, निक्षेपण द्वारा फिर से क्या हो जाता है, निर्माण होता है। अब प्रश्न ये है कि ये टूटना और एकत्रित होना, जिसे हम निक्षेपण कह रहे हैं, ये क्यों होगा और कैसे होगा, है ना। तो कुछ क्रियाएं होती हैं, कौन सी, जैसे कि समझने के लिए आप देखिए, हम बीच में आ जाते हैं। समझने के लिए आप बहते हुए जल को अपने आंगन में डालिए। मिट्टी होनी चाहिए आपके आंगन में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आसानी से इसे देख सकते हैं, या फिर जब बारिश होती है तब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। बारिश होने पर आप देखते होंगे कि जैसे हम मान लेते हैं ये सतह है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी की सतह है। तो बारिश हुई और पानी क्या हुआ, पानी ने बहना शुरू किया। तो इस सतह से जब पानी बहता है तो अपने साथ, पानी बहने के साथ अपने साथ वहाँ की जो मिट्टी होती है आसपास की, जहाँ से पानी बह रहा है, उसके भी कुछ कणों को क्या करता है, अपने साथ बहा ले जाता है। देखा होगा आपने, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो भाग है जहाँ से पानी बह रहा है, वहाँ का भाग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। देखा है आपने, बिल्कुल देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये जो मिट्टी यहाँ पर कटाव होता है, ये कणों का जो कटाव होता है, सतह का जो कटाव होता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे पानी के साथ बहते हुए, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर आकर क्या हो गया, एकत्रित हो गया। क्या हो गया, एकत्रित हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिपोजिशन हो गया, निक्षेपण हो गया। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण से यहाँ से जो कटा हुआ था वो यहाँ पर एकत्रित हो गया, जो कि क्या हो गया, फिर से यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। क्या निर्मित होगा, हम आगे इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आपको पता चल गया। अच्छा, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि बहता हुआ जल ही हो। अपर्दन के लिए बहता हुआ जल
या फिर वायु, वायु द्वारा भी अपर्दन होता है। ठीक है, आपने जो डेजर्ट के क्षेत्र हैं वहाँ पर देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा, विशेष तौर से आप जब ऐसे थार जैसे जो क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान के क्षेत्र होते हैं, एक जगह से वायु के माध्यम से बालू उठती है और दूसरी जगह पर क्या हो जाती है, जाके जमा हो जाती है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है जहाँ पर जमा हो रही है। तो ये क्रिया चलती रहती है। इसके अलावा बर्फ द्वारा, इनके माध्यम से भी ये क्रिया चलती रहती है। तो हमने जाना कि पृथ्वी की सतह पर जो ऊंची उठी हुई धसी हुई संरचनाएं हैं, इनके लिए उत्तरदायी कौन है? इनके लिए उत्तरदायी हैं आंतरिक कारण। पृथ्वी के आंतरिक कारणों से ये सतह, ये संरचना निर्मित होती है। लेकिन इन्हीं संरचनाओं को समतल करने का कार्य कौन करता है? बाह्य कारण होते हैं। बाह्य कारणों में कौन आएगा? बहता हुआ जल, है ना, वायु, बर्फ द्वारा, ये सब आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने ये जान लिया कि ये जो पृथ्वी की सतह है, क्या है? पृथ्वी की सतह है, ये समान नहीं है। ये कैसी है? असमान है। कहीं ऊपर उठी हुई है, कहीं धसी हुई है। कैसे? देखते हैं हम। कुछ इस तरह से, जैसे इसे यदि हम सतह मान लें तो क्या देखा आपने? ये हमने माना है सतह। क्या है? पृथ्वी की सतह है ये जो उठी हुई संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या है? आंतरिक कारणों से निर्मित हुई संरचना है, पहली बात। और ये संरचना है पृथ्वी की सतह पर जो उठी है, इसे क्या कहते हैं? पर्वत, माउंटेन है ये। स्पष्ट है? और ये क्या है? पठार। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये है पठार, प्लेट्यू। और ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? मैदान, प्लेन। ठीक है, तो ये संरचनाएं निर्मित होती हैं पृथ्वी की सतह पर। तो यही है पृथ्वी के स्थल रूप। स्थल के सतह के रूप कौन कौन से हैं? माउंटेन है, पठार है, मैदान है। स्पष्ट है? चलिए, पृथ्वी के स्थल रूपों की चर्चा हो रही है इस चैप्टर में। हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और स्थल रूप ऊंचाई एवं किसके? ढाल के आधार पर कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान में इन्हें बांटा गया है। ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत किया गया है पृथ्वी के स्थल रूप को। ये पृथ्वी के स्थल रूप हैं। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर ये निर्मित हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? पर्वत को, माउंटेन्स। क्या होते हैं माउंटेन? माउंटेन, आप लोगों को माउंट एवरेस्ट याद है, उसकी संरचना? चलिए, ये है माउंटेन, है ना। ये सतह, हम पृथ्वी की क्या है? सतह है, और उस पर निर्मित है ये माउंटेन, सतह, पर्वत। ठीक है, पर्वत का जो शिखर होता है वो कैसा होता है? नुकीला।
और पर्वत का शिखर कैसा है? नुकीला होता है और छोटा होता है, ऊपर सकरा होता है ना, छोटा। और जो आधार होता है वो कैसा है? आधार चौड़ा होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो भी संरचना ऐसी हमें दिखाई पड़ती है जिसका आधार चौड़ा हो, शिखर नुकीला हो, हम ऐसी सभी संरचनाओं को, सभी स्थल रूपों को पर्वत कह सकते हैं। हाँ, अभी तक की दी गई जानकारी के अनुसार हाँ, लेकिन आगे की जानकारी जैसे ही आपको मिलेगी तो स्पष्ट होगा कि सभी को तो नहीं कह सकते। तो भेद कैसे होगा, अंतर कैसे करेंगे, देखते हैं। 600 मीटर, कितना? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो संरचना होगी, जो पर्वत की तरह दिखती होगी लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, वो क्या होगा? उसे पर्वत कहेंगे। और अगर 600 मीटर से क्या है? कम है, तो वो क्या है? पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। साथ ही पर्वत के बारे में और क्या है? पर्वत आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। ये संरचना आसपास की भूमि से, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, क्या? पर्वत। और इसकी जो ढाल होती है, किसकी? पर्वत की। ये जो ढाल है, देख रहे हैं आप ढाल, ये जो ढाल है ये खड़ी होती है। ढाल कैसी होती है? खड़ी ढाल। तो ये जानकारी हो गई पर्वत के बारे में। क्या क्या? शिखर नुकीला होता है ना, और ढाल खड़ी होती है, आधार चौड़ा होता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ऐसी जो संरचनाएं आप देखते हैं स्थल पर वो क्या है? पर्वत है। और उससे कम, 600 मीटर से कम की संरचना को पहाड़ी कहते हैं। और आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है पर्वत। स्पष्ट है? बात कर लेते हैं। कुछ पर्वत आपने देखे होंगे जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है, जैसे माउंट एवरेस्ट। लास्ट क्लास में आपने इसके बारे में जाना था। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं। वो कौन से हैं? सागर माथा। याद आ गया? चलिए, याद आ गया आपको। हमेशा बर्फ जमी रहती है, ऐसे भी पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के अंदर होते हैं। समुद्र के अंदर, जैसे मैनाकी, जैसे मैनाकी पर्वत। कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में। आपको हवाई द्वीप याद है? कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये बताते समय मैंने आपको हवाई द्वीप बताया था। हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का 50वां स्टेट है। ठीक है, हवाई द्वीप अपने आप में कोई देश नहीं है। यहीं पर है मैनाकी पर्वत। कई पर्वत रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक लाइन से व्यवस्थित होते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें श्रृंखला कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जैसे हिमालय रेंज। ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये पर्वत
फैले होते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये पर्वत क्या होते हैं? फैले रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। ये भारत है और ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये हिमालय का विस्तार है। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के लिए ये उत्तर अमेरिका और नीचे क्या है? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर है एंडीज। याद आ गया? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। ये है एंडीज पर्वत। इसके अतिरिक्त आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत माउंटेन कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप का आपको मानचित्र याद है? हम कुछ इस तरह से यूरोप को बना रहे थे, याद है? और यहीं पर है आल्पस पर्वत। चलिए, इस तरह से हमने पर्वतों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। पर्वतों की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? बहुत ही कठोर होती है। पर्वतों की जलवायु बहुत ही कठोर होती है। जलवायु यदि कठोर है तो लोगों की जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। अर्थात लोग वहाँ कम निवास करते हैं, क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र होता है और ठंडे क्षेत्र में रहना क्या होता है? बहुत ही दुष्कर कार्य है। ठीक है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। साथ ही पर्वतों पर का जो धरातल होता है, हमने क्या जाना था? खड़ा ढाल होता है ना? चढ़ने उतरने में बहुत ही समस्या होती है। यदि आपने उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र को देखा है या जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा भी, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ धरातल खड़ा ढाल वाला होता है, जो उत्तरदायी होता है लोगों के कम निवास करने के लिए। ये सिर्फ यही एक कारण नहीं है, ऐसा भी मत सोच लीजिएगा आप लोग। जो पर्वतों की भूमि है, पर्वतों की जो भूमि होती है वो कैसी है? कृषि योग्य भूमि की क्या होती है? यहाँ कमी होती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। यहाँ कृषि करना क्या है? आसान नहीं है, क्योंकि भूमि उतनी कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं पर्वत, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? वलित पर्वत। पहला कौन सा है? वलित पर्वत।
फोल्ड माउंटेन। दूसरा भ्रंशोत पर्वत, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनो या वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, है ना, फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत क्या होते हैं? पर्वतों के बारे में तो आपने जान लिया कि उनका शिखर नुकीला, आधार चौड़ा और ढाल खड़ी होती है। वलित पर्वत जो पृथ्वी की सतह होती है मुड़ जाते हैं, जैसे कि आप इसे एक पेपर समझिए। ठीक है, पेपर को इस तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों ओर से आप अपने हाथ में लेकर, एक सिंगल पेपर को अपने हाथ में पकड़कर दोनों ओर से, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, इन दोनों भाग को यदि आप अपनी तरफ, कैसे, सेंटर में मिलाएंगे तो क्या होगा, इनमें फोल्ड पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? मोड़ पड़ जाएगा, मोड़दार पर्वत। ठीक है, कैसे मोड़ पड़ेगा? कुछ ऐसी संरचना आप देखेंगे। क्या पड़ गया? ये मोड़ पड़ जाता है। पेपर को जब आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने से दोनों तरफ से दबाएंगे, इस तरफ से दबाव देंगे और इस तरफ से दबाव देंगे तो बीच में फोल्ड पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह वलित पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसलिए वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इनकी सतह कैसी होती है? मोड़दार पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ होती है। कैसी? ऊबड़ खाबड़ होती है। और शिखर शंक्वाकार। कैसे? शंक्वाकार होते हैं। कौन कौन से पर्वत वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में स्थित है, वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और भारत कहाँ है? एशिया में, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आल्पस पर्वत, ये भी क्या है? वलित पर्वत है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, वलित पर्वत कौन कौन से हैं ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कौन सा है या मोड़दार पर्वत कौन सा है, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, ये क्या है? भारत में स्थित है अरावली श्रृंखला सबसे पहले तो, और विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, रेंज है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है ना। ये अरावली श्रृंखला जो है वो क्या है? अपर्दन के कारण घिस गई है। देखिए यहाँ अपर्दन आ गया है ना, वाह्य कारक, अपर्दन के कारण घिस गई है। अरावली रेंज, अरावली कहाँ पर है? अरावली रेंज आप इसे मैप में जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त
वलित पर्वत के अंतर्गत और कौन से एग्जाम्पल हैं? उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, उत्तरी अमेरिका के कौन से? अपलेशियन पर्वत, और रूस के यूराल पर्वत। यूराल पर्वत तो आपको याद आ गया होगा। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। याद आ गया, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। ये कैसे दिखाई देते हैं? अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत गोलाकार। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अपलेशियन पर्वत को आप मैप पर देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा डाउट क्या हो, कम हो। ठीक है, यह है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर है अपलेशियन पर्वत। और यूराल पर्वत आपको पहले से ज्ञात है। ये क्या है? यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया है। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत, है ना। इसके अतिरिक्त भी और भी वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन है। कौन से? एटलस पर्वत, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। लिख लीजिए आप इसे भी, एटलस पर्वत, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं हम, और हमने यहाँ पर फोल्ड माउंटेन के कई उदाहरण देखे हैं कि कौन कौन से पर्वत फोल्ड माउंटेन पर्वत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हिमालय, आल्प्स, अरावली श्रृंखला, अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अपलेशियन पर्वत, रूस के यूराल पर्वत, साथ ही एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का। ये सभी क्या हैं? वलित पर्वत हैं, मूलदार पर्वत के उदाहरण हैं। अब हम अगले पर्वत की ओर बढ़ते हैं। क्या नाम है उसका? भ्रंशोत पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। इसे अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप पहले तो समझिए, ये संरचना है और ये संरचना। ठीक है, ये सतह है। क्या है? सतह है। ये संरचना आप देख रहे हैं कैसी है? समान है अभी, लेकिन इस संरचना में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। कैसे? ये जो ब्लॉक आप बीच का देख रहे हैं, ये ब्लॉक नीचे धंस जाए। मध्य भाग जो होता है वो क्या होता है? नीचे धंस जाता है। तो कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। चूंकि ये क्या हो गया है? धंस गया है ना, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये भाग धंस गया है। जो भाग नीचे धंस जाता है, इसे ही अब देखिए संरचना कैसे दिख रही है। ये संरचना ही क्या है? ब्लॉक माउंटेन कहलाती है, भ्रंशोत पर्वत कहलाते हैं। ये जो उठा हुआ भाग है, इसे उत्खंड भ्रंश, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉस्ट कहते हैं। और जो धसा हुआ है,
ये भाग धंसा हुआ है ना, इसे क्या कहेंगे? द्रोणिका। द्रोणिका भ्रंश, इंग्लिश में ग्रैबन। हॉस्ट और ग्रैबन कहते हैं। जो भाग नीचे धंस गया है, आप देख रहे हैं ना, ये भाग नीचे धंस गया है, पहले बराबर था। जो भाग नीचे धंस गया है, इस धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी कहते हैं। धंसा हुआ जो भाग होता है उसे। ठीक है, समझ में आ गया रणसोद पर्वत कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं। मध्य भाग धंसा हुआ होता है, नीचे धंस जाता है ऐसे जो, और दोनों तरफ से खड़ा रहता है। ठीक है ना, दोनों तरफ से क्या है? दोनों तरफ के भाग ऊपर खड़े हुए हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन जो मध्य भाग है वो नीचे धंस गया है। ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं? उदाहरण देखते हैं हम। जैसे यूरोप की राइन घाटी। यूरोप की राइन घाटी, यहाँ पर क्या आया? घाटी, तो धंसा हुआ भाग होगा ना, मध्य भाग है ये। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं, पूछे जाते हैं, आप ध्यान करके इसे पढ़ेंगे। वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ये क्षेत्र है। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? ये पाकिस्तान। ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है वो? ज्वालामुखी पर्वत। अगला है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। क्या होते हैं ये वॉल्केनिक माउंटेन? वॉल्केनिक ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ये बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ये पर्वत बनते हैं। ये पर्वत बनते हैं। अब प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्या है ना? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर, कहाँ? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह आप हमेशा याद रखा करिए, ये पृथ्वी है और ये बाहर वाला क्या है? हिस्सा पृथ्वी की सतह है। तो इस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद या दरार होता है जिससे गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलती रहती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद जिससे गर्म लावा निकलता रहता है। गर्म लावा के साथ साथ गैस और राख भी निकलती रहती है। कुछ इस तरह से। तो सिर्फ निकलने से क्या
पर्वत बन जाएगा, नहीं, ये क्रिया होती रहती है जल्दी जल्दी, जिसके कारण क्या होता है, लगातार जमाव होता रहता है और यही जमाव एक पर्वत जैसी संरचना का आकार ले लेता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कैसे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, सबसे पहले हम सतह बनाएंगे, ये सतह है और यहाँ पर एक छिद्र है। क्या है, छिद्र है। इस छिद्र में, पृथ्वी की सतह पर क्या है, छिद्र है। छिद्र से पृथ्वी के अंदर से क्या, पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है, लावा, गैस और राख निकलता है। इसे हम चेंज कर लेते हैं। अंदर से ये लावा है, गैस और राख इसके अंदर है। तो ये जब बाहर निकलता है यहाँ से, है ना, ये पृथ्वी की सतह के नीचे से आता है ये, तो इस छिद्र के माध्यम से ये बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो क्या होता है, फैलता है ना, इस तरह से। ठीक है, ये फैलता है। सब मान लीजिए एक बार जब बाहर निकला पहली बार तो इतना घेराव, इतना स्थान उसने घेरा, लेकिन जब दूसरी बार निकला तो क्या करेगा, थोड़ा चिपक जाएगा, है ना, और फिर ऊपर से थोड़ा कुछ ऐसे निकलेगा, है ना, क्योंकि ये पहले से ही सतह बन चुकी है, जम चुकी है। अब इसके ऊपर से लावा, गैस और राख निकलेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगली बार जब निकलेगा तो कुछ ऐसे फिर से निकलेगा, है ना, इसके बाद फिर से ऐसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो संरचना है, क्या है, ये जो संरचना है ये कैसे बनती जा रही है, लगातार जमाव होता जा रहा है और ये जो जमाव होता जा रहा है ये क्या बन जाता है, ज्वालामुखी पर्वत की संरचना आकार ले लेता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है माउंट किलिमंजारो। इसके अतिरिक्त कौन सा है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, बहुत से बच्चों ने डोरेमोन देखा होगा, उसमें आपको इस की चर्चा बार बार देखने को कहीं ना कहीं मिल गई होगी, किसी ना किसी एपिसोड में, है ना। कहाँ स्थित है, जापान में। ये भी क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरह से हमने पर्वत के 3 प्रकार जान लिए। कौन कौन से, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। और हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से जाना कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है, बृहस्पति पर्वत क्या होते हैं और वलित पर्वत क्या होते हैं। साथ ही हमने उनके उदाहरण भी जाने हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं, ये जो पर्वत है, माउंटेन है ना, हमने कितनी तरह के माउंटेन देखे, समुद्र के भीतर माउंटेन होते हैं उसका भी उदाहरण देखा। इन पर्वतों का लाभ क्या है, पर्वत लाभदायक है, कैसे, क्या क्या लाभ होंगे। जैसे कि पर्वत जल के संग्राहक हैं, जल को संग्रहित करते हैं, जल को संग्रहित करते हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, स्टोर हाउस ऑफ
वाटर है। जल को संग्रहित करते हैं, है ना। जब जल संग्रहित हो गया पर्वतों में तो हमारे लिए क्या आसान हो जाता है, पन बिजली का उत्पादन करना। कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन। ठीक है, जल को संग्रहित करते हैं, जल है ना यहाँ पर, जल के माध्यम से हम आगे ये काम कर सकते हैं, पन बिजली का उत्पादन। साथ ही जल है, पर्वतों पर जो जल एकत्रित है उससे सिंचाई कर सकते हैं और कृषि के प्रयोग में ला सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त पर्वत जो है, माउंटेन, ये क्या है, नदियों का स्रोत है। क्या है, नदियों का स्रोत है। जैसे आप गंगा नदी देखते हैं, यमुना नदी है, तो इनका स्रोत कहाँ है, पर्वतों में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इनका स्रोत है, नदियों का स्रोत कहाँ है, पर्वतों में। स्पष्ट है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ जल है वहीं पर मानव निवास करता है। कोई भी सभ्यता वहीं पनपी है जहाँ पर जल के स्रोत हैं। स्पष्ट है। चलिए, साथ ही जल, जो पर्वतों में जल है, उस जल को जलाशयों के माध्यम से, जलाशयों को जो जल है उसको लोगों तक पहुंचाना, है ना, पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। आपने पर्वतीय वन सुने होंगे, पर्वतों में वन भी होते हैं ना, पर्वतीय वन। इनसे क्या प्राप्त होगा, ईंधन और चारा। ईंधन, फ्यूल, है ना, चारा और आश्रय भी। बहुत सारे जीवों को आश्रय भी मिलता है वनों से। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम वन, पर्वतों से क्या प्राप्त करते हैं, पर्वतीय जो वन होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र वाले, उनसे क्या प्राप्त करते हैं, गोंद और रेजिन। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं पर्वतों के वनों से। आपने देखा होगा पर्वतों पर, माउंटेन्स पर बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। कौन कौन से, हम एक दो की चर्चा तो कम से कम कर ही लेते हैं। पर्वतों पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग। देखा है आपने, नहीं देखा है तो आप इसके बारे में सर्च करिएगा आज। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, इसके अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, नदी में राफ्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा एक ऑरेंज कलर का क्या करते हैं, सूट जैसा कुछ पहनाते हैं, है ना। कुछ कुछ तो याद आ गया है, मुझे भी लग रहा है आप लोगों को याद आ गया है। और स्कीइंग, ये क्या है, पर्वतों पर खेले जाने वाले खेल हैं। आप इन्हें आज, इन खेलों की जानकारी एकत्रित करिएगा कि ये खेल कैसे खेले जाते हैं। वहीं बात करते हैं हम, पर्वत बेहद ही आकर्षक होते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता उनकी बहुत ही खूबसूरत होती है ना, बहुत अधिक होती है, जो किसे आकर्षित करते हैं, सैलानियों को, टूरिस्ट, है ना, सैलानियों को आकर्षित करते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सैलानियों को पर्वत आकर्षित करते हैं। ठीक है, हमने पर्वतों के लाभ बहुत सारे देख लिए कि पर्वत किस किस तरह से हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। जल के रूप में नदियों का स्रोत हैं, सिंचाई कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन कर सकते हैं। बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या है, आश्रय स्थल है। पर्वत के वनों से, पर्वतीय वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, ये सब भी प्राप्त होता है।
तो बहुत सारे लाभ हमें पर्वतों से होते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब पठार के बारे में। प्लेट्यू, पठार क्या होते हैं? पठार उठी हुई और सपाट भूमि, उठी भी हुई हो और सपाट भी हो। जैसे आपने सबसे पहले एक संरचना देखी थी, कुछ इस तरह से हमने बनाया था ना, है ना? तो ये जो भाग है, ये क्या है? ये सतह से उठा हुआ है, सतह से उठा हुआ है, लेकिन क्या है? सपाट भी है, समतल भी है। ये क्या है? सपाट भूमि है। यही क्या है? यही है पठार। ये है पठार। याद आ गया? चलिए, जो आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ है। पठार को स्पष्ट करने के लिए ध्यान रहे, जो पठार का ऊपरी भाग है, ये जो भाग है, ये कैसा होना चाहिए? जो सपाट भूमि है, ये मेज के समान होती है, ऐसे चौकोर चपटा, है ना? मेज के समान। ऊंचाई से अधिक, ऊंचाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक इसे ध्यान रखा जाता है पठार के निर्धारण में। टेबल टॉप होना चाहिए, मेज के समान टेबल टॉप। उठी हुई संरचना, ऊपरी भाग टेबल टॉप मेज के समान होता है। और जो ढाल होते हैं, ये कुछ ऐसे, है ना? ये है मेज के समान संरचना, जिसे आप सपाट भूमि कह रहे हैं। ढाल कैसा होता है? ढाल होता है खड़ा। पठार का ढाल भी कैसा है? खड़ा है। स्पष्ट है? देखते हैं पठार उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल से पठार को और अधिक समझते हैं। तिब्बत का पठार। सबसे पहले तिब्बत का पठार। विश्व का, ये जो तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक के बीच की इसकी ऊंचाई है। तिब्बत का पठार उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में किससे? हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। स्पष्ट है? ये जो तिब्बत का पठार है, इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। इस तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इस तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, यहीं से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से। याद रहेगा? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण के अंतर्गत क्या होगा? भारत का
दक्कन पठार, ये भी बहुत पुराना पठार है। दक्कन पठार ये है भारत और यहाँ पर है दक्कन का पठार, है ना। ये है दक्कन प्लेटू, ये भी बहुत पुराना पठार है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये अक्सर पूछे जाते हैं बेटा आपके एग्जाम में, तो परेशान नहीं होना है ना। इसके अलावा केन्या, तंजानिया, युगांडा, आप लोगों को लग रहा होगा ये कौन से नाम हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, ये पूर्वी अफ्रीकी पठार यहाँ पर है, ठीक है। और ये सभी देश कहाँ, किस महाद्वीप में हैं? अफ्रीका महाद्वीप में हैं। आप इन्हें मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर है पूर्वी अफ्रीकी पठार। इसके अतिरिक्त बोलिविया का पठार, है ना, और कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार कहाँ है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं पठार के उपयोगों को। हमने कई पठार जाने हैं, जिसमें सबसे पहले तिब्बत के पठार को हमने जाना, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार के उपयोग क्या हैं? किस तरह पठार उपयोगी है, सोचा है कभी? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पठार जो होते हैं, यहाँ पर खनिजों की बहुत प्रचुरता होती है। बड़ी मात्रा में खनिज यहाँ पर पठार पर पाए जाते हैं, प्रचुरता। इसीलिए खनिजों की प्रचुरता अधिकता होने के कारण क्या होता है, विश्व के जो खनन क्षेत्र हैं, विश्व के जो खनन क्षेत्र हैं, माइनिंग क्षेत्र हैं, वो पठारी भागों में स्थित होते हैं। पठारी भागों में स्थित होते हैं। जैसे खनन क्षेत्र की बात हुई है यहाँ पर, तो जैसे उदाहरण क्या होगा? उदाहरण अफ्रीका का पठार, अफ्रीका का पठार। यहाँ किसका खनन करते हैं? अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए, हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है, खनन के लिए प्रसिद्ध है ना। बात सोना की करें तो सोना के लिए क्या प्रसिद्ध है अफ्रीका में? विट वाटर सैंड, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत आता है जोहान्सबर्ग, ये आपने सुना होगा, है ना। इस क्षेत्र से तो आप नहीं परिचित होंगे, लेकिन इस क्षेत्र से आप परिचित होंगे। जोहान्सबर्ग, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। यहाँ से सोना का खनन, माइनिंग की जाती है। और बात करें यदि हीरो के खनन की, तो हीरा कहाँ से निकालते हैं? किम्बरले से, किम्बरले। और ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ हैं? अफ्रीका के पठार में। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पठार खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। वहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर खनन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त क्या उदाहरण है? भारत में, बात भारत की करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, देख लेते हैं हम। कुछ यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसका छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका मुख्यतः भाग कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेन मुख्य भाग जो है वो झारखंड में है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से है, मुख्य भाग है। इसके अतिरिक्त बिहार में, छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी ये फैला हुआ है। इस भाग में ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। खनिज क्या है, बहुतायत हैं। कौन कौन से, एक दो तो जान ही लेते हैं हम कम से कम, जैसे कि लोहा है, कोयला है, मैंगनीज है, बॉक्साइड है, तांबा है ना। ये सभी यहाँ मिलते हैं, इनका बहुत भंडार है इस क्षेत्र में। भारत का ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का खनिज भंडार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं, खनिज भंडार, मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं हम, इन पठारों पर क्या होते हैं, जलप्रपात बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे कि, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो होती हैं ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ, पठारों पर जो नदियाँ हैं वो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, जिससे जलप्रपात बनते हैं। एक जलप्रपात कम से कम तो हम जान ही लेते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर क्या है, पहला उदाहरण अभी इससे पहले क्या दिया था, भारत में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना। यहाँ पर एक नदी है इस पठार पर, कौन सी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, जो कि झारखंड में है। और इस नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, है ना। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, झारखंड से चलती है, गिरती कहाँ जाकर है, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में एक और जलप्रपात जान लेते हैं। कर्नाटक में, कर्नाटक कहाँ है, दक्षिण भारत में, ठीक है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात, कौन सा, जोग जलप्रपात, किस नदी पर स्थित है ये जलप्रपात, वाटरफॉल, शरावती नदी पर बना हुआ है। ये शरावती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है,
ठीक है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो हमने जलप्रपात भी जान लिए, पठारों पर जलप्रपात भी निर्मित होते हैं। बात कर लेते हैं लावा पठार की। ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे निर्मित जो पठार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लावा पठार कहलाते हैं। ये जो पठार होते हैं यहाँ पर काली मिट्टी की बहुत अधिक होती है। यहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक होती है, कह सकते हैं प्रचुरता होती है ना। और ये जो काली मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और जब कभी भी आपको ये सुनने को मिले कि कोई मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जैसे कि यहाँ पर काली मिट्टी, अर्थात वो खेती के लिए उपयुक्त है, खेती के लिए अच्छी होती है, कृषि योग्य होती है। तो ऐसी मिट्टी जहाँ भी है वहाँ पर कृषि क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। और बात करें, कई पठार बहुत ही क्या होते हैं? सुंदर होते हैं और आकर्षक होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुंदर और आकर्षक होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्पष्ट है? इस तरह से हमने पठारों को जाना, पठारों का उपयोग क्या है ना। क्योंकि वहाँ पर खनिजों की क्या है? प्रचुरता है, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं खनिज, जिससे वहाँ पर खनन बहुत अधिक होता है। विश्व में खनन क्षेत्र जहाँ भी हैं वो क्या हैं? पठार हैं। आगे बढ़े अगली टॉपिक की ओर। क्या है? मैदान। अगला स्थल रूप है मैदान, प्लेन्स। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हम पढ़ रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, जिसके अंतर्गत हमने पर्वत पढ़ा, पठार पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैदान को। क्या है मैदान? कैसे होते हैं मैदान? चलिए, एक चित्र जो आप बार बार इस क्लास में देख रहे हैं उसे हमेशा ध्यान रखना है। क्या है? सतह है, पृथ्वी की सतह है। ये है मैदान। ये क्या है? मैदान, है ना। ये क्या है? पर्वत है। ये क्या था? पठार था। हम पर्वत और पठार पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ने वाले हैं? मैदान को। आप देख सकते हैं मैदान की भूमि कैसी है? समतल है। कैसी है? मैदान की जो सतह है, मैदान की जो सतह है वो कैसा है? समतल है। तो जो मैदान होते हैं वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, बहुत बड़े भाग होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है मैदानों की सतह की, जहाँ मैदान बने होते हैं, 200 मीटर से ऊंचे, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। और ज़्यादातर जो मैदान होते हैं, अधिकांश मैदान आप कह सकते हो, अधिकांश मैदान जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? नदियाँ या सहायक नदियों से निर्मित होते हैं। सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने सबसे पहले अपर्दन और निक्षेपण जाना है। क्लास जब शुरू हुई थी तो सोचिए कि यहाँ से कोई नदी निकलती है ना। ऐसी यहाँ से कोई नदी निकलती है तो वो यहाँ से ऐसे
चलते 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 यहाँ आकर क्या करेगी, निक्षेपित हो जाएगी, डिपॉजिट करेगी। यहाँ से जो कुछ भी कटाव करेगी वो क्या करेगी, कटाव करते हुए धूल के कण, पत्थर के कण, गाद, सिल्ट ये सब लाते हुए यहाँ आकर जमा करती जा रही है, जमा करती जा रही है। तो धीरे धीरे जब जमा करती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भाग समतल हो जाएगा। जमा हो गया ना, बहुत सारी जो कण हैं अपने साथ नदी क्या करके लाई है, अपरदित करके लाई है ना, वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। और इस जमा हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। उनसे ही ये भाग बना हुआ है जिसे मैदान कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो नदियां हैं, आपने अभी देखा कि नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, है ना, अभी आपने देखा। और अपरदित करते हुए क्या करती हैं, कणों को लेकर आती हैं, अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, जिसमें पत्थर, बालू, सिल्ट ये सब ले जा कर के कहाँ जमा कर देती हैं, घाटियों में जमा कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। और जो डिपोजिशन होता है उससे क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। स्पष्ट है? तो ये जो मैदान है, ये मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। और उपजाऊ हैं तो एक बात स्पष्ट है, क्या, कृषि योग्य, कृषि योग्य है ना। खेती के लिए यहाँ की जो सतह है वो क्या है, बहुत उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त मैदान समतल है। कैसे हैं, समतल हैं। जब मैदान समतल होते हैं तो परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है। परिवहन के साधनों का निर्माण करना क्या है, आसान होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, या सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्टेट जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, सड़क मार्ग की या रेल मार्ग की आवश्यकता है। तो समतल स्थान पर सड़क या रेल मार्ग बनाना क्या होता है, आसान होता है। इसके तुलना में यदि कहीं की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, वहाँ पर क्या होगा, सड़क मार्ग या रेल मार्ग बनाना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी कठिन होगा। तो समतल भूमि पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना, सड़क मार्ग, रेल मार्ग का निर्माण करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ का मैदान समतल है, जब मैदान होता है, मैदान समतल ही होता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर परिवहन के साधन का निर्माण बहुत अधिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत में सड़क मार्ग आपको बहुत अधिक देखने को मिल जाएगा। सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये बहुत अधिक देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण भारत की तुलना में यहाँ क्या है, अधिक है, क्योंकि उत्तर भारत जो है वो मैदानी क्षेत्र है। कैसे, कहते हैं ना, जो उत्तर भारत का मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है, या गंगा ब्रह्मपुत्र का, यमुना नहीं ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, ठीक है। वहीं दक्षिण भारत की जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है, काफ़ी पथरीली है। क्यों, क्योंकि आपने अभी जाना था पठार के अंतर्गत दक्षिण भारत में क्या है, दक्कन का पठार है ना, सही समझ रहे हैं आप। चलिए, कुछ बड़े मैदान की हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ बड़े मैदान कौन से, सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम देखते हैं। ज़्यादा आपको थकाऊंगी नहीं मैं, कुछ ही मैदान की चर्चा करूंगी। एशिया में, भारत में क्या है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान,
अभी आपने जाना ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आपने कितनी सारी बातें जान ली। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास आसानी से होता है ना। वहाँ की मृदा उपजाऊ होती है, जिससे खेती के लिए उपयुक्त होती है, बहुत अधिक उपयुक्त होती है। साथ ही जब मैदानी क्षेत्र होता है, सतह जो समतल होती है, वहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। जो मैदानी क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। जैसे आपने जाना था, पर्वतों पर जनसंख्या क्या है, बहुत कम होती है। मैदान की तुलना में पर्वतों पर कम जनसंख्या निवास करती है, वहीं मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या था, मिसिसिपी का मैदान। ठीक है, मैदान के हमने बहुत से उपयोग जान लिए, जैसे खेती करना आसान है, खेती करना आसान है ना। और क्यों आसान है खेती करना, क्योंकि जो सतह है वो उपजाऊ है। सबसे अधिक जनसंख्या यही निवास करती है, कहाँ, मैदानी भागों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त परिवहन के साधनों का निर्माण कहाँ अधिक होता है, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैदान के बारे में बहुत सारी जानकारी क्या की, एकत्रित कर ली। यदि हम ये कहें कि पर्वतीय क्षेत्र पर जीवन कठिन है मैदानी क्षेत्र की तुलना में, तो क्या सही होगा या गलत? सही होगा। पर्वतीय क्षेत्र पर जीवन कठिन है मैदानी क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर भूमि कृषि योग्य कम होती है और मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि अधिक होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की मृदा क्या है, जो सतह है वो बहुत उपजाऊ है। पर्वतीय क्षेत्रों पर सड़क मार्ग बनाना कठिन कार्य है, वहाँ आसानी से नहीं बन सकते, जबकि मैदानी क्षेत्रों पर ये आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। घर बनाना भी मैदानी क्षेत्रों में आसान होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। फसल उगाना भी मैदानी क्षेत्रों में आसान होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या काम है हमारा, इन सबको सुरक्षित रखना, इनका सही उपयोग करना। मैदानी क्षेत्रों का, जहाँ पर आसानी से हम ये सभी कार्य कर पाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें बनाए रखना, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वैसे ही देना जैसे आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।